हेलो ऑसम पीपल। ह्यूमन बीइंग एक क्यूरियस प्राणी है और इस क्यूरियस प्राणी के बच्चे तो और भी क्यूरियस हैं। मैं तो इतना क्यूरियस था बचपन में कि एक दिन पापा से पूछ लिया कि पापा पापा पंखे में उंगली डालने से क्या होता है। उन्होंने 440 वोल्ट का ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोले ये होता है। सोच मत लियो ऐसा करने की कभी, 2 और मारूंगा। वेल आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आ गया एंड मेरी क्यूरियोसिटी भी शांत हो गई। बट मैं अब भी उतना ही क्यूरियस हूँ। एक दिन ऐसे ही किसी क्यूरियोसिटी के कारण मैं इंटरनेट पर कंटेंट की तलाश में भटक रहा था एंड मुझे मिले हमारे फेवरेट कार्टून से जुड़े कुछ मजेदार सीक्रेट्स। कुछ सीक्रेट्स फनी हैं, कुछ सीक्रेट्स सैड करने वाले हैं, बट उन्हें जानकर सच में मजा आ जाएगा आपको। तो लेट्स बिगिन। किसी भी शो की शुरुआत एक स्क्रिप्ट से होती है, उसके बाद एनिमेशन, वॉइस डबिंग और प्रोडक्शन फेज आता है, राइट? बट रेगुलर शो के केस में ऐसा नहीं था। ये शो अनोखा ही था क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। जी हाँ, सही सुना आपने। रेगुलर शो के केस में हुआ ये था कि वॉइस एक्टर्स को एक बेसिक आइडिया दे दिया जाता था कि भाई लोग ये सीन है और आपको ये करना है, अब आप देख लो कैसे करते हो। फिर वॉइस एक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर एक एपिसोड का प्लॉट तैयार किया जाता था एंड उस एपिसोड को एनिमेट किया जाता था। मतलब जो होता था एक एपिसोड में वो ऑन स्पॉट होता था। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी की बैन के बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। बट डेक्स्टर्स लेबोरेटरी सिर्फ एक एपिसोड की वजह से कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा था, बल्कि ऐसे कई मौके थे जिनकी वजह से इस शो के एपिसोड्स कभी बैन कर दिए गए थे, कभी सेंसर कर दिए गए थे, यहाँ तक कि लीगल एक्शन की धमकी भी मिल गई थी एंड ये धमकी दी थी मार्वल वालों ने। इसका एक एपिसोड डायल एम फॉर मंकी इसलिए हटा लिया गया क्योंकि उसमें कैरेक्टर था सिल्वर स्पूनर नाम से। इसे एज अ गे कैरेक्टर दिखाया गया था। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स के सिल्वर सर्फर की पैरोडी था, जिसे आपने शायद पुराने वाली फैंटास्टिक फोर में देखा होगा। जब मार्वल कॉमिक्स के इस कैरेक्टर के क्रिएटर्स को इस एपिसोड के बारे में पता चला तो उन्होंने कार्टून नेटवर्क वालों को ये धमकी दे दी कि भाई लोग ये पैरोडी कम और कॉपीराइट वायलेशन ज्यादा लग रहा है हमारे कैरेक्टर का, हटा लो इसे नहीं तो तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। अब छिले हुए गुर्दे किसे अच्छे लगते हैं, तो सीएन वालों ने अच्छे बच्चों की तरह ये बात मान ली और इस एपिसोड को हटा लिया। पावर ऑफ गर्ल्स हम सबका फेवरेट कार्टून शो रहा है। जब ये कन्याएं मोजो जोजो की धुलाई करती थी तो हम सबको खूब मजा आता था। बट ये बात सुनकर शायद आपका मजा कम हो जाए कि ये शो बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए लिखा गया था। इस शो के क्रिएटर क्रेग मैकक्रैकन ने जब इस शो के बारे में सोचा था तो उन्होंने 3 क्राइम फाइटर गर्ल्स को द पावर ऑफ गर्ल्स के तौर पर नहीं बल्कि वुपैस गर्ल्स के तौर पर सोचा था, मतलब तशरीफ कूटने वाली लड़कियां। एंड ये शो अडल्ट ऑडियंस के लिए था। जब मैकक्रैकन ने ये शो सीएन वालों को पिच किया तो उन्हें ये शो का आइडिया बहुत पसंद आया, बट वो कुछ चेंजेस चाहते थे ताकि ये शो थोड़ा किड्स फ्रेंडली बन जाए। सबसे पहले तो नाम चेंज किया गया इस शो का, फिर कुछ लूप होल्स की मदद से इस शो में अडल्ट जोक्स, अडल्ट रेफरेंसेस इस तरह से फिट किए गए कि सिर्फ बड़े लोगों को ही समझ में आ सके, बच्चों को नहीं। अब ये शो देखा तो सोच में पड़ गया कि भाई पता नहीं कैसे देख लेते थे पेरेंट्स के सामने शो। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल के सीक्रेट और मेरी मॉम की पुरानी आदत में काफ़ी सिमिलरिटी है। ध्यान से सुनना। मुझे बचपन से ही पराठे बहुत पसंद हैं, फिर चाहे वो आलू के हों, गोभी के हों या दाल के, मुझे मतलब नहीं। इंडियन घरों में मोस्टली कई बार सुबह सब्जी ज़्यादा बन जाती थी तो शाम को उसे खा लेते थे, बट कई बार मुझे सब्जी पसंद नहीं आती थी तो मैं हीरोइनों जैसे नखरे दिखाने लगता था। तो मम्मी वही सुबह वाली सब्जी आटे में मिलाकर पराठे बना के मुझे खिला देती थी, जिसे मैं बिना नाटक किए खुशी खुशी खा लेता था। यह होती है इंडियन मॉम्स की सी बनाने की निंजा टेक्निक। यही टेक्निक अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल के क्रिएटर बेंजामिन बॉकेलेट ने भी यूज़ की थी जब सीएन वालों ने उन्हें न्यू शो के लिए अप्रोच किया था। वो पहले एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाया करते थे। कुछ कैरेक्टर्स अप्रूव हो जाते थे एंड एड्स में फीचर हो जाते थे, बट कुछ कैरेक्टर्स रिजेक्ट हो जाते थे। अब बेंजामिन के पास ऑफर था सीएन वालों का, तो बेंजामिन साहब ने सोचा कि कौन मेहनत करे दोबारा से। उन्होंने मिलन की मम्मी की निंजा टेक्निक यूज की और चिपका दिए सीएन वालों को पुराने कैरेक्टर्स नए शो के लिए। स्टिल ये सीरीज सुपर हिट है। समुराई जैक 2001 से 2004 तक चला, फिर बंद हो गया। देन ऑलमोस्ट 13 साल बाद 2017 में इसे वापस शुरू किया गया। बट इतना बड़ा गैप क्यों? क्योंकि इस शो के क्रिएटर को समझ नहीं आ रहा था कि सीरीज को एंड कैसे किया जाए। वो इस शो को जल्दबाजी में खत्म करके अपनी मेहनत का भांड बिगाड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो शो बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर जब उन्हें अपनी सोची हुई एंडिंग को प्रोड्यूस करने का मौका मिला तो 2017 में इसका 5th सीजन प्रीमियर कर दिया गया।
फॉस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स जितना मस्त शो था, उतनी ही सैड इस शो की क्रिएट करने की स्टोरी भी है। इस शो के क्रिएटर क्रेग मैकक्रैकन और उनके एक्स फियांसे 2 डॉग्स घर लेकर आए थे एनिमल शेल्टर से। मैकक्रैकन हमेशा सोचते थे कि शेल्टर होम में उन डॉग्स ने कई दोस्त बनाए होंगे। फिर जब हमने उन्हें अडॉप्ट किया तो उन दोनों डॉग्स को अपने पुराने फ्रेंड्स, पुराना घर, वो सारी मेमोरीज उसी शेल्टर होम में छोड़कर हमारे साथ आना पड़ा। हम उन दोनों डॉग्स के लिए टोटल स्ट्रेंजर्स हैं। इस कॉन्सेप्ट से उन्हें शो का आइडिया आया एंड एनिमल्स की जगह उन्होंने इमेजिनरी फ्रेंड्स को यूज किया। तभी तो वो इमेजिनरी फ्रेंड्स खुद का अडॉप्शन प्रोसेस खराब कर लेते थे। टॉम एंड जेरी ये तो काफी किड्स फ्रेंडली शो लगता था देखने में, बट इस शो में कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो दुनिया भर में विवाद का कारण बन चुके हैं। उनमें से एक कारण था रेसिज्म। इंडिया में तो फिर भी ये शो काफी सेंसर होकर आता था, बट यूएसए जैसी कंट्रीज में ये शो रेसिज्म की ट्रिगर वार्निंग के साथ दिखाया जाने लगा था। इसकी एक कैरेक्टर थी मैमी टू शूज नाम से, जिसका फेस कभी नहीं दिखाया जाता था। ये यूएसए में एक रेशियल स्टेरियोटाइप था जो कि पुराने जमाने में ब्लैक महिलाओं को एज अ हाउसकीपर रखने से जुड़ा हुआ था। पहले इस कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता था, बट 1953 में यूएसए की NAACP ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेस्ट के बाद इस कैरेक्टर को रिमूव कर दिया गया था एंड पुराने रिकॉर्डिंग्स में इस कैरेक्टर का फेस क्रॉप करके दिखाया जाता था। वैसे टॉम एंड जेरी पर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, एंड स्क्रीन पर लिंक है, आप वहां से देख लेना। टीन टाइटंस गो टीन टाइटंस की पैरोडी है। ये आप में से 90% लोग जानते होंगे, बट आप में से 100% लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इस शो के वॉइस एक्टर्स और इस शो के स्क्रिप्ट राइटर्स के बीच हमेशा इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती थी कि क्या ये शो टीन टाइटंस जितना ही हिट होगा, क्या ये पैरोडी वर्जन ऑडियंस को पसंद आएगा। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ भी, क्योंकि लोग इसे ओरिजिनल से कंपेयर करते थे, ना कि इसे एक पैरोडी के तौर पर या एक अलग शो की तरह देखते थे। कुछ टाइम बाद तो इस शो के क्रिएटर्स भी मानने लगे थे कि हाँ भाई, ऑडियंस के साथ साथ इस शो के वॉइस कास्ट को भी डाउट है कि टीन टाइटंस का ये रिबूट वर्जन ओरिजिनल जितना बढ़िया है या नहीं। इसके डायलॉग्स की स्क्रिप्ट भी वॉइस एक्टर्स को कई बार कुछ ज़्यादा ही बचकानी सी लगती थी, जिसके चलते कई बार वॉइस एक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स की तू मैमे भी हो जाती थी। बट फाइनली राइटर्स की ही जीत हुई, क्योंकि ये शो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और हिट हो गया। काऊ एंड चिकन का नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, क्योंकि ये इंडिया में बैन हो गया था। इसके बैन का रीजन मैंने इस वीडियो में बताया है, लिंक एंड स्क्रीन पर है। ये सुपर हिट शो तुक्के में क्रिएट हुआ था, मतलब रैंडमली। इस शो के क्रिएटर थे डेविड फीज। इन्होंने एक स्टोरी प्रिपेयर की थी अपनी डॉटर को रात को सोने से पहले सुनाने के लिए। इस स्टोरी की क्रिएशन के 3 हफ्ते बाद सीएन वालों ने डेविड साहब को कॉल किया और बोले कि भाई कोई नया शो लिख रखा हो तो बताओ। तो डेविड साहब ने सीएन वालों को वो स्टोरी बुक दिखा दी, काऊ एंड चिकन वाली, जो डेविड ने अपनी बेटी के लिए प्रिपेयर की थी। सीएन वालों को वो स्टोरीज बहुत पसंद आई, वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए, बट वो लोग चाहते थे कि डेविड स्टोरी को और थोड़ा एक्सपैंड करे और डिटेल्स ऐड करे इसमें। डेविड ने ऐसा ही किया। इसकी स्टोरी में ह्यूमर, अडल्ट जोक्स, ऑफेंसिव एक्शंस ऐड किए गए, तब जाके ये शो ऐसा बन पाया। वी बेयर बेयर्स में वैसे तो तीनों ही भालू काफी मस्त हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है आइस बेयर, क्योंकि वो कम बोलता है बट उसका हर एक एक्शन गजब होता है। फिर चाहे वो बिना कुछ कहे खड़ा ही हो कोने में चुपचाप। दरअसल उसको ये जेस्चर्स सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा तो तू ये काम कर ले। वो ऐसा होता ना कि बड़ा भाई पतंग उड़ा रहा है एंड छोटा भाई बोले कि मुझे भी मस्ती करनी है, मुझे भी कुछ करना है आपके साथ। देन आप उसे कहते हैं कि तू एक काम कर, कोने में जाकर खड़ा हो जा, वहां से जोर जोर से फूंक मार, तेरी हवा से ही पतंग उड़ेगी। बस वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंस के लिए राइटर्स ने इस कैरेक्टर के लिए बैकग्राउंड एक्शन सोचे थे, ताकि जब फोकस ग्रिज और पैंडा पर हो तो आइस बेयर लेफ्ट आउट सा ना लगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। किस किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए मौज कीजिए।